मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पे। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो किसान, जमींदार और राज्य में हम किसानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जमींदार जो थे, जमींदार के पास क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो कैसे अपनी भूमि को डिस्ट्रीब्यूट करते थे किसानों में और कैसे वो वहां से कर लेते थे, और इसके अलावा वो राज्य को कैसे चलाया करते थे। इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं किसान, जमींदार और राज्य में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच समाज दो भागों में विभक्त था। कौन कौन से में? पहला है ग्रामीण, दूसरा है शहरी। यानी कि आपको ही पता है कि हम शहरों में निवास करते हैं और गांव में भी निवास करते हैं। तो अब कितने परसेंट की जनसंख्या? तो 85% की जो जनसंख्या है वो है गांव में, और शहरों में अगर बात करें तो 15% की जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। कब की बात हो रही है? ये 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच की बात हो रही है। आगे समझते हैं। 17वीं शताब्दी के मुगल काल में किसानों के दो वर्ग थे। कौन कौन से वर्ग थे? तो इस चीज को समझने से पहले हम ये समझ लो कि मुगल काल में जो किसान थे ना, उनको कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे रैयत के नाम से, जैसे मुजरियान के नाम से, ठीक है, जैसे आसामी के नाम से, ठीक है। और ये इन सभी चीजों के बारे में हमें पता कैसे लगता है? तो ये पता लगता है भारतीय और जो फारसी जो स्रोत था उससे पता लगता है। ठीक है, दो चीजें मैंने बता दी। सबसे पहली चीज मैंने बताई, ग्रामीण जो जनसंख्या थी वो 85% थी, शहरों की जो जनसंख्या थी वो 15% थे। दूसरा हमने बात किया 17वीं शताब्दी में किसानों को कई सारे नामों से जाना जाता था, जैसे रैयत, मुजरियान, आसामी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए, किसान दो वर्गों में विभक्त थे। एक थे खुद कास्ट, दूसरे थे पाही कास्ट। अब कहोगे सर ये खुद कास्ट क्या है और ये पाही कास्ट क्या है? तो खुद कास्ट उन किसानों को कहा जाता है जो खुद की जमीनों पर काम करते हैं। ठीक है, उनकी पर्सनल जमीनें होती हैं, उन पे जो काम करते हैं उसको खुद कास्ट कहते हैं। पाही कास्ट वो होते हैं जो दूसरों की जमीनों पर काम करने जाते हैं, एज ए दिहाड़ी के मजदूर समझ लो या फिर दिहाड़ी के किसान समझ लो। ठीक है, और ये अपनी मर्जी से भी जाते थे, और कई बार स्थिति इतनी बेकार हो जाती थी, जैसे मान लो कि स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि अपने गांव में ज्यादा टैक्स लगने लगा, तो उस स्थिति में वो दूसरे देश में दूसरे गांव में चले जाते थे खेती करने के लिए। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे, कुछ आपदाएं हो जाती थी, भुखमरी हो जाती थी, अकाल पड़ जाता था। इस दौरान कई लोग विवश होकर भी पाही कास्ट बन जाते थे, यानी कि दूसरों की जमीनों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, तो ये था खुद कास्ट, पाही कास्ट। खुद कास्ट जो खुद की जमीनों पर काम करते थे, पाही कास्ट जो दूसरों की जमीनों पर काम करते थे। जिनसे कामिल क्या है? जिनसे कामिल बेसिकली बोलते हैं सर्वोत्तम फसलों को। सर्वोत्तम का मतलब होता है जो सबसे बढ़िया हो। ठीक है, जैसे इसमें गन्ना आता है, कपास आता है, तिलहन आता है, दलहन आता है, नकदी फसलें शामिल होती हैं, यानी कि जिसमें पैसा मोटा ज्यादा मिलता है ना। तो ऐसे फसलों को जिनसे कामिल कहते हैं। आगे समझते हैं। मुगल राज किसानों को ऐसे फसलें उगाने के लिए इसलिए प्रोत्साहित किया जाता था क्योंकि इससे राज्य को जो कर है ना, जो टैक्स है ना, ज्यादा मिलता था। ठीक है, फसलों के प्रकार देख लेते हैं। फसलों के दो टाइप्स होते हैं, पहला रबी की फसलें, दूसरा खरीफ की फसलें। ठीक है, रबी की फसलें अगर देखा जाए तो ये फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज में भी देख सकते हो, ये धान की खेती, गेहूं की खेती है, ये सरसों की खेती है। इस तरीके से और भी फसलें हैं। आगे समझते हैं खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। तो यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर में काट ली जाती है। जैसे इस टाइम पे काट ली जाती है, जैसे क्या? जैसे धान, गन्ना, तिलहन। ठीक है, इसके अलावा मक्का। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। कुछ इसमें वर्ड ऐसे हो गए हैं जो कि मिस टाइपिंग हो गई है ना, तो उस वजह से। इसके अलावा तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे हो गए जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नकदी फसलें कौन सी होगी? ये वो फसलें होती है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। ठीक है, और जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया इत्यादि हो गई। तो ऐसी फसलों को नकदी फसलें कहते हैं जिसमें पैसा ज्यादा मिलता है। आगे जायद की फसलें कौन सी होती है? यह मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे मूंग, उड़द, राई, खरबूज और खीरा इत्यादि। ठीक है, ये कम समय में ही हो जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फसलों के प्रकार हो गए।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं झूम खेती किसे कहते हैं। तो झूम खेती वो खेती होती है जिससे जंगलों को साफ करके भूमि को उपजाऊ बनाई जाती है और फिर वहां पे कुछ दिनों तक खेती की जाती है और वहां की जब उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है और उसको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और फिर भूमि को साफ करते हैं, वहां पे फिर खेती करते हैं। क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाकों में खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी उर्वरक शक्ति कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से उस भूमि को छोड़ दिया जाता है लंबे समय के लिए ताकि दोबारा से उसकी उर्वरक शक्ति आ जाए, ठीक है। और ऐसी जो खेती होती है पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादा होती है। तो झूम खेती का एग्जाम्पल हो गया। जमीनों के प्रकार की बात करें तो 4 टाइप्स की हो गई जमीन। कौन कौन सी? पोलज, पर्वतीय, चचर और बंजर, ठीक है। चचार नहीं है, चचर है, चचर और बंजर। तो अगर मैं पोलज की बात करूं तो साल में कई तरह की फसलें उगाई जाती है, ठीक है। उगाई गई फसलें अच्छी भी होती है। पर्वती की अगर मैं बात करूं तो साल में सिर्फ एक फसलें उगाई जाती है। इसमें साल में कई फसलें उगाई जाती है। पर्वती में साल में एक फसल उगाई जाती है जो कि अच्छी होती है। और चचर में कई सालों में एक फसल उगाई जाती है, जैसे 2 या 3 साल के लिए 3 सालों में एक फसल उगाई जाती है जो कि अच्छी भी होती है। फिर उसको उसी हालत में छोड़ दिया जाता है, उर्वरक शक्ति उसकी बढ़ जाती है, फिर दोबारा उसमें फसल हो पाती है। इसके अलावा बंजर जमीन पे अगर देखा जाए तो या तो फसल होती नहीं है, अगर होती भी है तो एक लंबे समय के लिए आपको छोड़ना पड़ता है और फिर जाके उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है तो आप उसमें फसल उगा सकते हो। अदरवाइज बंजर जो जमीन होती है उसमें फसल जल्दी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भू राजस्व क्या है। भू का मतलब होता है भूमि, राजस्व का मतलब होता है जो टैक्स होता है। तो भू राजस्व अभिप्राय ऐसे कर से है जो भूमि के मालिक को दिया जाता है अर्थात जमींदार को दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जमींदारों के पास ज्यादा खेती हुआ करती थी, ठीक है। भू राजस्व प्रणाली के प्रकार भी होते हैं जैसे नकदी और बटाई। नकदी क्या होता है, बटाई क्या होता है? नकदी का मतलब होता है कि अगर मान लो आपने किसी किसान को दिया है अपना खेत काम करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए, और खेती करने के बाद वो या तो आपको पैसा दे देगा कि जी आपका इतना बनता है आप पैसा ले लीजिए, या फिर अनाज देगा। तो अगर वो पैसा देता है, मतलब फसल नहीं देता, अगर वो पैसा देता है तो उसे कहते हैं नकदी, जैसे कहते हैं ना कैश, नकदी। और बटाई किसको कहते हैं? बटाई कहते हैं कि जिसमें वो नगद पैसा ना देकर बल्कि फसलों का जो हिस्सा होता है ना, हिस्सा दे देता है, उसको कहते हैं बटाई, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि फसल उत्पादित होने के बाद कैश में पैसा देना नकदी कहलाता है और फसल को ही डिवाइड कर देना बटाई कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं ग्राम पंचायत से क्या अभिप्राय है, इसके आय के साधन लिखिए और इन पैसों का उपयोग किस प्रकार करते हैं। पहले समझते हैं ग्राम पंचायत क्या होता है, फिर समझते हैं इनके पास पैसा कहाँ से आता है, फिर हम समझते हैं कि जो पैसा आता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता है। जमावड़ा बेसिकली कहते हैं ग्रुप, मतलब जहाँ पे सभी लोग एकत्रित होते हैं उसको जमावड़ा कहते हैं। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता है। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते हैं जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार हुआ करते थे। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत के सरदार एक मुखिया होता था जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता है। देखिए ग्राम पंचायत अगर बात करें तो 5 लोग इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं। 5 लोग में जो एक होगा वो सबसे ज्यादा मेन होगा, जिसे सरपंच कहा जाता है। ये वो व्यक्ति होगा जिसको समर्थन गांव का मिला रहेगा, जमींदारों का समर्थन मिले रहेगा, जो ये डिसीजन लेगा सभी के लिए हित में लेगा, जो इसने फैसला दे दिया सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है जिसे कहते हैं मुखिया, ठीक है, या फिर बोलो मुकद्दम या फिर बोलो सरपंच, ठीक है। पंचायत का खर्च जो होता है वो बेसिकली कहाँ से आता है? आम खजाने से चलता है। और आम खजाने में पैसा कहाँ से आता है? तो ये हर एक व्यक्ति का अपना अपना योगदान होता है और इससे ही आम खजाना तैयार किया जाता है। और इस खजाने से उन अधिकारियों की भी खातिरदारी की जाती है जो समय समय पर गांव में आते हैं दौरे पे, ठीक है। दूसरी ओर इन पैसों का इस्तेमाल कई सारे प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी किया जाता है, जैसे प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए, जैसे सामुदायिक कार्यों के लिए, जैसे किसान खुद नहीं कर सकते हैं ऐसी कामों के लिए इन पैसों का यूज किया जाता था, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाकर नहर खोदना इत्यादि चीज इन पैसों से होता था, ठीक है। बाकी और भी आपके जो विचार है वो भी आप लिख सकते हैं जब भी आपके क्वेश्चन ये आए तो। बेसिकली इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे समझते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी के मुगल भारत में जंगल वासियों के जीवन जीने के स्वरूप कौन कौन से थे। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के मुगल काल भारत में जंगल वासियों को प्राय क्या कहते थे? जंगली। बेसिकली जंगली इसलिए कहा जाता था क्योंकि आप ये मत समझना कि इनका स्वभाव बेकार था, ये मतलब कुभद्र तरीके से रहते थे इसलिए इनको जंगली कहते हैं, नहीं।
बेसिकली ये जंगल में रहते थे इसलिए इनको जंगली कहा जाता था। हालांकि ये सभ्य होते थे, जरूरी नहीं है कि असभ्य हो, ठीक है, ये सभ्य भी हुआ करते थे। उनके लिए इन शब्द का प्रयोग इसलिए होता था क्योंकि उनका निर्वाह जो होता था, गुजर बसर जो होता था, वो उत्पादन से होता था, शिकार से होता था, स्थानांतरित खेती से होता था, जिसको झूम खेती कहते हैं। लगातार एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहना जंगल में रहने वाले कबीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हुआ करती थी। जंगल में रहने वाले हैं इसलिए जगह पे इधर कभी इधर रहेंगे, कभी उधर रहेंगे, कभी उधर रहेंगे, तो ये इनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक था। आगे समझते हैं। जंगल में समय समय पर बाहरी शक्तियां भी घूमती थी। उदाहरण के लिए राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी और इस कारण कई बार ऐसा होता था कि हाथी जंगल वासियों से भेंट के रूप में भी लिए जाते थे। मतलब क्या है कि जो जंगल में निवास करते हैं उनसे राजा महाराजा हाथी भी लिया करते थे। आगे, उन दिनों शहद, मधुमोम, लाख जंगली उत्पादों की बहुत ज्यादा मांग हुआ करती थी और लाख जैसे कुछ वस्तुओं को 17वीं शताब्दी में समुद्र पार भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की एक मुख्य वस्तुएं थी। मतलब क्या है कि ये जो लाख, मधु और जो शहद है ना, इनमें से जो लाख था इसको बहुत ही मतलब डिमांडेड प्रोडक्ट ये था कि इसको समुद्र पार भेजा जाता था। किस लिए? निर्यात के लिए, मतलब बेचने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। और आपको पता है कि जिस टाइम पे कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी वो लाक्षागृह में ही की थी, जिसका मकान जो बना हुआ था, जो महल बना हुआ था, वो लाख का ही बना हुआ था, ठीक है। कुछ सामाजिक कारणों से भी जंगल वासियों के जीवन पर परिवर्तन आए हैं। उदाहरण के लिए जंगली कबीलों के कई सारे सरदार ऐसे थे जो आगे चल के धीरे धीरे जमींदार बन गए, ठीक है, अपने ही ग्रुप में वो जमींदार बन गए थे। और कुछ ऐसे कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा भी देखा जाता है कि जो जंगली जो समुदाय थे वो सूफी संतों के प्रभाव में आकर धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया था, मतलब इस्लाम धर्म को अपना लिया था। कुछ ऐसे इतिहासकारों ने अपने वृत्तांतों में जिक्र किया है, ठीक है। तो ये था 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल भारत में जंगल वासियों के जीवन जीने के स्वरूप, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट अपना ऊपर नीचे करके और भी चीजें लिख सकते हो। आगे समझते हैं टोडरमल कौन था। टोडरमल एक कृषि मंत्री था अकबर का, और ये इसने कई सारे भूमि सुधार, कृषि सुधार करने के कार्य किए। और ये जमीन के हिसाब से कर लगाया करता था, लगान लगाया करता था। मतलब जैसा जमीन वैसा कर, अच्छी जमीन पे अच्छा कर, खराब जमीन पर कम लगान, ठीक है, कम लगान या फिर कम कर लगाया करता था। आगे, कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका क्या थी, यानी कि कृषि समाज में अगर देखा जाए तो महिलाओं की भूमिका क्या हुआ करती थी। तो जैसा कि आपको पता है कि उस टाइम पे जो पुरुष थे वो बाहर का काम कर लिया करते थे, जैसे हल चलाना, ठीक है, खेत जोतना, और इसके अलावा बाहर के जितने भी काम होते थे वो पुरुष वर्ग कर लिया करते थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो महिलाएं बुआई, निराई, कटाई, साथ पकी हुई फसलों को फसलों से दानों को अलग करना, ये सारा काम महिलाएं करती थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पुरुष और महिलाएं थी वो कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम किया करते थे। आगे, छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों, किसानों की व्यक्तिगत खेतों का विकास होने पर घर परिवार के साधन श्रम उत्पादन आधार बन गए थे। ऐसे में लिंग बोध के आधार पर किया जाने वाला अंतर जो था लगभग संभव नहीं था। मतलब क्या है कि अगर हम कह दें कि भेदभाव हो रहा होगा स्त्री और पुरुष में उस टाइम पे, तो ऐसा कुछ नहीं था। जहां महिलाएं घर का कार्य संभाल लेती थी वहीं पुरुष बाहर का काम संभाल लेते थे, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर बिल्कुल नहीं था। आगे समझ लेते हैं। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं के को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहते थे। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत में मासिक धर्म वाली महिलाओं को हल या उभार का चाक छूने की अनुमति नहीं थी। मतलब देखिए, मतलब महीने में एक तरीके से समझिए एक स्टेज होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है, जिस टाइम पे पीरियड का टाइम होता है उस टाइम पे हम समझते हैं कि उनको ना तो मंदिर में जाने का अधिकार होता है, ठीक है, नहीं छू सकते हैं, क्योंकि उनको मतलब एक तरीके से समझ लो कि वो समझा जाता है कि उस स्थिति में वो नहीं छू सकती हैं या फिर नहीं पूजा कर सकती हैं, ठीक है, जब तक उनका पीरियड का टाइम चलता है तब तक की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा उस टाइम पे भी लोग ये मानते थे कि जब तक ये मासिक धर्म चल रहा है तब तक वो महिलाएं ये सारा काम नहीं कर सकती थी, ठीक है। इसी प्रकार बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाओं को पान के बागान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, ठीक है। आगे, सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने, गूंथने तथा कपड़ा पर कढ़ाई करने जैसे दस्तकारी काम भी महिलाएं करती थी, और ये श्रम पर भी निर्भर हुआ करता था। और इसलिए महिलाओं की जो श्रम की मांग होती थी वो अधिक हो जाती थी, क्योंकि ये सारे काम महिलाएं बखूबी कर सकती थी। आगे, वास्तव में किसान, दस्तकार और
महिलाएं जरूरत पड़ने पर ना केवल खेतों में काम करती थी बल्कि काम देने वाले घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी जाती थी काम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, अगला टॉपिक जो है मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका क्या हुआ करती थी। तो मुगल भारत में जमींदारों की कमाई का जो स्रोत था वो क्या था, कृषि था। परंतु वो कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं थे, ये अपने जमीन के मालिक हुआ करते थे। ग्रामीण समाज में उस स्थिति के कारण उन्हें कुछ विशेष सामाजिक आर्थिक सुविधाएं मिली होती थी। किनको मिली होती थी? जमींदारों को। ये कौन सी कारण थे जिसकी वजह से इनको ऊंचा पद मिला होता था? एक तो सबसे पहले उनकी जाति ऊपर थी, और दूसरी बात, राज्य भी उनके कई सारी सुविधाएं देता था। अब आप कहोगे सर ये राज्य क्यों इसको सुविधाएं देता था? इसलिए देता था ताकि जमींदार जो क्या करते थे, जमींदार अपनी जमीनों पर दूसरों से खेती करवाते थे, और गवर्नमेंट मतलब जो उस टाइम पे राजा था उसके भी जमीनों पर करवाया करते थे, और बदले में जो कर वगैरह होता था वो जमींदार वहां से लेकर आगे पहुंचा दिया करते थे, और जिसकी वजह से राजा खुश होकर उन्हें विशेष सुविधाएं दिया करता था। तो ये लिखा है, जमींदार की समृद्धि का आधार उसकी विस्तृत व्यक्तिगत भूमि थी, जिसे मिल्कियत यानी कि संपत्ति कहते हैं। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती हुआ करती थी, यानी कि खुद के प्रयोग के लिए खेती हुआ करती थी। और इसके अलावा दिहाड़ी के जो मजदूर होते थे वो वहां पे आते थे, काम करते थे, और फिर उसके बाद अपना टैक्स वगैरह देते थे। आगे, जमींदार अपनी जमीनों को बेच सकते थे और किसी के नाम पर भी कर सकते थे, उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की शक्ति का एक अन्य स्रोत ये भी था कि राज्य की ओर से वो कर वसूला करते थे, यानी कि राज्य इनको एक जिम्मेदारी देता था कि आप जनता से कर वसूलो। ठीक है, और जिसके बदले में उनको मुआवजा भी मिलता था। ठीक है, उनको मतलब राजा से सपोर्ट भी मिलता था। आगे, सैनिक संसाधन जमींदार की शक्ति का एक अन्य साधन था, और उनको सेनाएं भी मिला करती थी। अधिकांश जमींदार के पास अपने किले भी होते थे, अपनी सैनिक टुकड़ियां भी हुआ करती थी, घुड़सवारों, तोपखानों, पैदल सैनिक भी हुआ करती थी। जमींदारों ने अपनी कृषि योग्य जमीनों को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने खेतीहरों को खेती के उपकरण भी दिए थे, इसके अलावा धन भी दिए थे, और हम अपने बसाने में सहायता भी किए थे। इसके अलावा बात कर लिया जाए, यदि हम मुगल कालीन गांव में सामाजिक संसाधनों को एक पिरामिड के तौर पर अगर देखा जाए, तो अगर ये पिरामिड बना हुआ है तो इसमें अगर देखा जाए तो जो जमींदार है ये सबसे ऊपर ही आएगा, यानी कि सकरे भाग में आएगा, क्योंकि जमींदारों का जो पद होता था, राजा के बाद जमींदारों का ही पद वहां पे हुआ करता था। तो ये लिखा है कि एक पिरामिड के रूप में अगर देखा जाए तो जमींदार के सकरे शीर्ष का भाग हुआ करता था। जमींदार जो है सकरे शीर्ष का भाग हुआ करता था। सकरा किसको कहते हैं? पतला। यानी कि पतला कब होता है? जब ऊंचाई पे जाओगे। तो यानी कि इनका स्थान इस जगह पे था जिसकी वजह से वो ऊंचे स्थान पर बैठे हुए थे। ठीक है, आगे समझते हैं। अब समझते हैं आईन अकबरी तथा आईन क्या है। ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है। तो आईन अकबरी आंकड़ों का एक वर्गीकरण है जो कि एक बड़ी ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजनाओं के परिणाम है। मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे प्रशासनिक परियोजनाओं के बारे में लिखा गया है, और ये किसने लिखवाया और क्यों लिखवाया। तो देखिए, इस परियोजना को पूरा करने का जो जिम्मा है बादशाह अकबर ने किसको दिया था? अबुल फजल को दिया था। और अकबर के शासन के 42वें वर्ष, यानी कि जब अकबर शासन कर रहा था उसके 42वें वर्ष यानी कि 1558 ईस्वी में 5 संशोधन के बाद इसे पूरा कर लिया गया था। और आईने को शाही नियम कानून साम्राज्य के एक राजपत्र के रूप में देखा गया था। और इसमें देखा जाए तो आईन में किन किन मसलों में चर्चा की गई है। तो पहले लिखा है दरबार, प्रशासन, सेना, राजस्व के स्रोत, और अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, साहित्य और सांस्कृतिक धार्मिक रिवाजों के बारे में लिखा गया है। किसमें? आईने अकबरी में। ठीक है, इसके अलावा इसको 5 संकलन में विभाजित किया गया था। पहला जिसको बोलते हैं मंजिल आबादी। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब जिसमें शाही परिवार के बारे में लिखा गया है, उनके रख रखाव के बारे में लिखा गया है। दूसरा बोलते हैं सिपा आबादी। ये बेसिकली सैनिक, नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। इस भाग में शाही अफसरों यानी जिनको मनसबदार कहते हैं, विद्वानों, कवियों और कलाकारों के बारे में सारी बातें लिखी गई है, जिसको कहते हैं सिपा आबादी। और मूलक आबादी में लिखा गया है कि यह केंद्र एवं प्रांतों के बीच के पहलू तथा राजस्व की जानकारी देता है। इसके अलावा 12 का वर्णन है, मतलब 12 का वर्णन नहीं है, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो मूलक आबादी में एक केंद्र था, प्रांतों के बीच के जो पहलू है, आपस में रिलेशन क्या हुआ करते थे उसके बारे में जिक्र करता है। साथ ही साथ राजस्व की जो दर है उन चीजों के बारे में बताया गया है कि किस किस हिसाब से राजा टैक्स लिया करता था, कैसे कैसे क्या है, तो सारी बातें इसमें लिखी गई है।
इसके अलावा चौथी और पांचवी जो किताब थी और इसमें धार्मिक साहित्य सांस्कृतिक रिवाजों से संबंध रखती है, ठीक है, यानी कि धार्मिक चीजों से, साहित्यिक चीजों से, सांस्कृतिक रिवाजों से संबंध रखती है। और इसके अलावा इसके अंत में क्या लिखा गया है, अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह है जो कि आईने अकबरी के लास्ट पेज में लिखा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आईने अकबरी में इन सभी बातों के बारे में जिक्र की गई है और जो कि 5 चीजों में संकलित की गई है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और यही था आपका चैप्टर। आई होप सो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। पेपर में पूरा करके आना है, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज़ में दिक्कत है, आपको नंबर ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया गया है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैसेज करके बात कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।